नमस्कार। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। गीता का ज्ञान और कुरान का पैगाम दे दो, मुझको मेरे सपनों वाला हिंदुस्तान दे दो। तुलसी का राम और रसखान का श्याम दे दो, मुझको मेरे सपने वाला हिंदुस्तान दे दो। शंकर का अद्वैत मोइनुद्दीन चिश्ती का ज्ञान दे दो, मुझको मेरे सपने वाला हिंदुस्तान दे दो। बना सके जो भाईचारा और इंसानियत, ऐसा खुशनुमा निजाम दे दो, मुझको मेरे सपने वाला हिंदुस्तान दे दो। 1947 के बाद भारत में मुसलमानों की आबादी, 1951 की जनगणना में भारत की जनसंख्या, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदुस्तान में ये मुल्क किसका है। ये मुल्क सबका है, ये सबका देश है, मेरा मुल्क है। इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले चर्चा करते हैं कि 1947 के बाद भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी थी, हिंदुओं की आबादी कितनी थी। भारत में हिंदुओं की संख्या 79.8% थी उस वक्त, 79.8% जो है। और भारत में मुसलमानों की संख्या यानी आबादी इस समय 14.69% है, 14.69% है। भारत में आप देख रहे हैं कि कितने प्रतिशत मुसलमान हैं। यदि राज्यवार हम लोग देखेंगे तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुसलमानों की तादाद जो है उसमें यूपी में 4.7 करोड़ है, यानी 20.26% मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 3.2 करोड़ यानी 27% मुसलमान रहते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी 1.37 करोड़ यानी 16.9% है। हिंदू और मुसलमानों की आबादी से क्या देश बन रहा है, क्या उससे कोई विवाद हो रहा है, क्या सरगर्मी हो रही है, इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उन्नीस 1947 का साल हमारे देश यानी इतिहास को रचने की शुरुआत भर था। इसी साल 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हुआ था। आजाद भारत के बाद देश की तस्वीर कई मायनों में बदल गई। देश के लोग जाति में बंट गए। देश के लोगों के बीच जाति की एक दीवार खड़ी हो गई। वर्तमान भारत में भी मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। 1947 में विभाजन के बाद देश में जो मुस्लिम आबादी लगभग 10% थी, वो वर्तमान भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 15% तक हो चुकी है। जिस किसी भी देश में एक आबादी 40% से ज्यादा हो जाती है, उस देश में विभाजन जैसी समस्या मुंह बाए खड़ी हो जाती है, जैसा कि 1947 में हुआ था। 1947 में बंटवारे के बाद से लेकर अब तक भारत की जनसंख्या 3 गुना बढ़ी। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ के करीब बढ़ी। आजादी के बाद हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 96.6 करोड़ हो चुकी है और मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 17.2 करोड़। 1951 जनगणना में हिंदू 82.1% और मुस्लिम 9.49% थे। 2011 जनगणना के मुताबिक भारत में मुसलमानों की कुल संख्या 14.23% थी और 2021 में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 21.54 करोड़ मुस्लिम आबादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं, इससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल।
हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या राजनीति मजहब को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है? क्या राजनीति मजहब को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia24/7 पर ट्वीट करके भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मेरे मित्र, सोशल एक्टिविस्ट, हिंदुस्तान की राजनीति में और सोशल सर्विस में एक बड़ा नाम, जफर सरेशवाला साहब। जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ तारिक फतेह साहब भी होंगे कनाडा से, वो जुड़ेंगे। सरेशवाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। एक ऐसे मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहता हूं जो आपके करीब भी है और आपने बहुत काम भी किया है। अभी 2 दिन तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जमीयत उलेमा हिंद की एक कॉन्क्लेव हुई, बैठक हुई, सेमिनार हुई, उसमें काफ़ी सारी चर्चा हुई। फिर हमारे एक बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला मुसलमानों पर, और ऐसे लगा कि कुछ न कुछ परेशानी मुसलमान को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर हो रही है। मदनी साहब ने कहा कि भाई ये मुल्क हमारा है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा जिनको पाकिस्तान जाना है वो चले जाए। ओवैसी साहब ने कहा कि आदिवासी और दलित जो है वो हिंदुस्तान के मूल नागरिक हैं, आर्य भी विदेशी हैं और मुसलमान भी विदेशी हैं और क्रिश्चियन भी विदेशी हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या इस मुद्दे पर हर दिन बहस होनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो किसका है? देखिए, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि यानी मैं 2 दुनिया देखता हूँ जी। एक टेलीविजन आप उठाकर देखो रोज, जो सुबह यानी जो 8 बजे से जो शुरू होता है और फिर 9 बजे पीक होता है जी, और 2 ग्रुपों को जो बिठाया जाता है जी, और उसमें अक्सर लोग जो मुसलमान आते हैं, जिनको ये बताया जाता है कि वो मुस्लिम लीडर हैं या स्कॉलर हैं या आलिम हैं, वो कुछ भी नहीं होते जी, बल्कि अक्सर वो हैं कि उनको मोहल्ले के बाहर भी कोई नहीं जानता। जी। इसी तरह जो हिंदू हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, भगवा होता है, बड़ा टीला होता है, यानी एक कैरिकेचर है। 3 इंच की टोपी, 6 इंच की दाढ़ी, एक फ्रेम कुर्ता है। पजामा, और उधर वो। हालांकि ये ना हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं ना मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं जी, ये टीवी पर। दूसरा, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। जी, और अभी मैं रशिया था, जी, अभी मैं कल ही आया, जी। मैं रशिया गया था 5 दिन। तो वहां रशिया में वहां की हुकूमत ने एक्सेस टू ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन कर दिया है। जी। तो हमारे एक दोस्त मिले मुझे वहां मॉस्को में। जो हमारी एक तो बहुत सांस ही बड़ी- रुक जाएगी सर। हिंदुस्तान में आधे लोगों की तो सांस रुक जाएगी। नहीं तो सुनिए, सारी मुसीबत यहां से। आप देखिए ट्विटर, जी, यानी ट्विटर पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। कोई भी आदमी आप देखो क्या क्या लिखता है, वाहियात में वाहियात किस्म की चीजें आपको ट्विटर पे दिखेंगी। जी, आप फेसबुक पे चले जाइए और 2 चाशनी ज्यादा, इंस्टाग्राम पे जाइए उसकी और 3 चाशनी, और फिर वो एक मल्टीप्लाई होती है। यानी अगर आप ट्विटर देखें या फेसबुक देखें या ये जो सोशल मीडिया देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान में एक घमासान की लड़ाई चल रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, और मुसलमान अब इस मुल्क में रह नहीं पाएगा। ये ट्विटर पे देखेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन आप जमीन पे चले जाइए, जी। आप हकीकत हवाई क्या है? जहाज में- हकीकत क्या है? बिल्कुल उसकी बरक्स है, बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए कि मैं तो हवाई जहाज में जाता हूं, एयरपोर्ट पे बैठता हूं। अच्छा, मैं तो एक ट्रेडमार्क वाला मुसलमान हूं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ने इस तरह से, आज तक कभी किसी ने न रेलवे प्लेटफॉर्म पे, न स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में, या सड़कों पे चलने में, या हवाई जहाज में, या एयरपोर्ट पे, किसी ने इस निगाह से मुझे आकर नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूं। यानी वहां आराम से आप जाइए, रेलवे के अंदर करोड़ों लोग रोज सफर करते हैं, जी। हिंदू हैं, मुसलमान हैं। और मेरे लिए जो टेस्ट है वो एक है, तबलीग जमात, आप जानते हैं एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जी, उसके लोग एनी गिवन टाइम हिंदुस्तान में 1 लाख 1.5 लाख लोग फिर रहे होते हैं, रहते। और वो रेलवे में फिरते हैं, ट्रेडमार्क है बिल्कुल, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, साथ में होते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत होती तो सबसे ज्यादा शिकार वही बनते, इसलिए कि वो लाखों हर रोजाना किसी भी ट्रेन में चले जाओ आपको 10-20 वो मिलेंगे। जी, लेकिन आज कोई शिकार, हाँ, इक्का दुक्का हो जाता है।
लेकिन 135 करोड़ के इतने बड़े मुल्क में 2, 5, 10 हिस्सों से आप उसको वो नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि जो बीमारी है वो सोशल मीडिया पर है, टेलीविजन पर है, जमीन पर नहीं है। सर, केवल सोशल मीडिया को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या हमारी जो एक राजनीतिक बिरादरी है वो भी कुछ ना कुछ इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि आप एक राजनीतिक बिरादरी को भी बहुत समय तक संपर्क में रहे हैं, आपकी बड़ी ताकत है, राजनीतिक ताकत भी मैं समझता हूं कि आपकी बड़ी राजनीतिक ताकत है। तो क्या वो राजनीतिक ताकत आपकी नहीं, हिंदुस्तान में जो हमारे राजनेता हैं उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो ये काम में लगातार रहती है कि विजय त्रिवेदी और जफर सरेशवाला एक साथ नहीं रहे, या कम से कम ये माहौल बनाया रखा जा सके कि नहीं कुछ ना कुछ परेशानी है? विजय जी, क्या है कि इससे दोनों की दुकानें चलती हैं जी, इधर वालों की भी दुकान चलती है, उधर वालों की भी दुकान जी, और मुझे हमारे एक दोस्त है महेश भट्ट साहब, आप जानते हैं जी, वो एक मर्तबा मुझे कह रहे थे, बोले जफर भाई आप ये राजनेता को बुरा भला मत कहो जी, बोले ये लोग जो हैं, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था, जो लोग सुन रहे हैं ना ये हैं। इसलिए उन्होंने यूं कहा था कि हम जो फिल्में बनाते हैं जी, हम फिल्मों में आपको वो दिखाते हैं जो आपके घरों में होता है। जी, हमारी फिल्मों से घरों में कुछ नहीं होता, जो आपके घरों में हो रहा है वो फिल्म उसका हम दिखाते बहुत छोटा हिस्सा दिखाते हैं। जी। तो ये राजनेता वो बोलता है जो उसकी पब्लिक को पसंद है। जी, मैंने हमारे एक दोस्त है, इससे आप जानते हैं कि टेलीविजन वालों से मेरा बड़ा ताल्लुक है। जी। एक एडिटर को मैंने पूछा, जब वो रिया चक्रवर्ती और उसका जो चल रहा था 1.5 साल पहले, तो मैंने यार कहा कि एडिटर है बड़ी चैनल के, मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है? तो बोले यार मैं क्या करूं, द मोमेंट मैं रिया डालता हूं कि बोले हमारी टीआरपी रेटिंग बढ़ जाती है। बोले पब्लिक को यही देखना है। तो मुसीबत लोगों की भी है, जो देखने वाले की। और मैं खुद कहता हूं आपको कि ट्विटर पे आप बहुत अच्छी साफ सुथरी बात लिखो तो उसको वो वायरल नहीं होती, लेकिन वाहियात किस्म की बात आप लिखो तो वो वायरल होती है, वो मल्टीप्लाई होती है। तो राजनेता तो हैं, उनकी तो दुकान चलती है, लेकिन ये ट्विटर तो इसलिए है। मैंने जब वो बात अधूरी रह गई, हमारे दोस्त ने कहा कि यार हिंदुस्तान में भी ये मुसीबत के ऊपर कुछ आना चाहिए, या कम से कम 18 साल तक नौजवानों को बिल्कुल एक्सेस नहीं होना चाहिए ये सोशल मीडिया का। बोले सारी मुसीबत की जड़ ये है जी। और वो रशिया में मैंने देखा, मैं घूमा जी। बड़ा अच्छा यार मुल्क लगा मुझे तो। बिल्कुल, मतलब ये आपने एक बहुत सीरियस बात कही है। हालांकि मुझे अब डर लग रहा है कि मेरा शो तो फ्लॉप करवा ही देंगे, क्योंकि आप तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप एक भी ऐसी बात नहीं करते जो ये शो को हिट कर दे। लेकिन मैं जो बात पूछ रहा हूँ आपसे वो थोड़ी सी सीरियस बात है। आपने कहा कि जनता भी वो सुनना चाहती है, देखना चाहती है। मैं इस इशू को ज़्यादा सीरियस मानता हूँ पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उससे भी ज़्यादा, कि क्या इस मुल्क में अब ऐसा हो रहा है कि हम ये सुनना पहला स्टेप हो सकता है। ये हाँ, दीवार कमजोर तो नहीं कर रहे आप कहीं? नहीं, लेकिन एक रे ऑफ होप है जो अब मुझे दिख रहा है जी। बहुत सारे लोग मुझे रोज मिलते हैं कि यार हमने न्यूज देखना बंद कर दिया। जी। बहुत सारे लोग मुझे रोज, जो मैं नाम नहीं लेता, 2-4 जो बहुत मशहूर हैं इश्तियाल को फैलाने में, वो कहते हैं यार मैं वो तो देखता ही नहीं हूँ, बल 9 बजे तो देखता ही नहीं। मुझे रशिया में जो हमारे बड़े एक, मैंने वही कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड हैं, रशिया और नॉर्डिक को संभालते हैं, वो बोलते हैं जफर भाई पहले देखते थे, मैं आपको भी नहीं देखता। बोलते हैं भाई मैं अब है ने सीधा हमारे घर में वो क्या बोलते हैं ओटीटी का कौन सा जो बहुत चलता है वो देखते हैं बस। बोले ये मुसीबत है। और अब आप देखिए कि वो चैनलें चलती भी नहीं है जी। मैं देख रहा हूं, पहले जब उनके यहाँ मैं आता था बार बार तो बहुत मेरी व्यू लोग देखते थे, अब नहीं देखते। यानी धीमे धीमे आप देखिए उसका मेजर जो है ना वो कमजोर हो रहा है, वो कम होता चला जा रहा है। और बहुत सारी ये आवाजें अब मिल रही हैं कि यार ये बहुत हो गया जी, ये बहुत हो गया यार। अब तो मैं समझता हूं कि जो आपने सवाल पूछा था, मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान मेरा है, सबका है। बल्कि वो जो सड़क पर झोपड़पट्टी में जिसको 2 वक्त रोटी भी नहीं मिलती, उसका भी हिंदुस्तान इतना ही है जितना मेरा और विजय जी का है जी। हम सबका है, यानी ये किसी का नहीं है, हम सब हैं तो हिंदुस्तान है। और जो फिर मैं वो करूंगा कि रे ऑफ होप वो सड़क पर, और वो साइलेंट मेजॉरिटी है, वो बोल नहीं रही है जी, लेकिन अब वो समझ रही है कि ये हो रहा है, ये बहुत गलत है।
लेकिन क्या इसका मतलब यह है मानूं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है हिंदुस्तान में, बहुत मीठा मीठा है, बहुत रसमलाई बनी हुई है, बहुत रबड़ी बनी हुई है और सब कुछ ठीक है? अब जफर साहब ने कह दिया तो अब मान लिया जाए कि हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू, सब लोग ठीक है। फिर ये जो बात बार बार होती है, कुछ लोग कहते हैं कि सेंसिटिविटी बढ़ रही है, कुछ लोग और बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे घर मिलने में परेशानी है, कुछ लोगों को पहचान से परेशानी है। किसी ने कहा कि पहचान ही अपने आप में एक परेशानी है। कितना सच? ये है जी, ये है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आज है। अब मैं आपको मेरा अपनी मिसाल देता हूं। मैं 20 साल पहले बंबई आया जी, और आप देखिए बंबई जो है हमारे कॉस्मोपॉलिटन, सबसे कॉस्मोपॉलिटन शहर है और उसमें भी बांद्रा में आया जो कॉस्मोपॉलिटन में कॉस्मोपॉलिटन है। जी, मैं जब आया बंबई 2005 में पहली मर्तबा इंग्लैंड से आया और मैंने कयाम शुरू किया, जी। तो मुझे एजेंट ने पहले ही बता दिया, बोले ये बिल्डिंग, बोले नहीं, यहाँ मुसलमान नहीं, बल्कि एक जगह पर तो क्योंकि मेरी सरनेम सरेश वाला है, जी, तो बेचारे जो थे वो समझे कि मैं पारसी होऊंगा। मैं सामान लेके फैमिली के साथ पहुंचा, बिल्डिंग में पहुंचा तो कहते हैं यार माफ करना भाई, देखो आप मुसलमान हो, मैं नहीं। एक बिल्डिंग वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये है, हमेशा से था। हाँ, लेकिन उसके बरक्स बहुत बेहतर लोग भी मिले, इसलिए कि मैं जो बिल्डिंगों में रहा और अब मैं रह रहा हूं वहां मैं अकेला मुसलमान रहता हूं, वो भी है। यानी अगर ये है तो ये भी है कि जहां लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूं, तो ये भी है। यानी है, एक तरफ हो रहा है ये, लेकिन एक तरफ ये पॉजिटिविटी भी है। तो आपने जो सवाल पूछा कि हाँ हिंदुस्तान में सब नहीं, हमारे बहुत सारे मसले हैं, हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, मुसलमानों के भी अपने मसले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। और उसकी वजह यह है कि इस मुल्क का जो हिंदू है बहुत बड़ी मेजॉरिटी में वो सेक्युलर है। अगर ये हिंदू सेक्युलर नहीं होता तो विजय जी आप मुझे बताइए ये 14% मुसलमान कहां से जी सकता है इसमें? जी। तो वो भी एक बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। अभी एक नया मुद्दा आया, नया तो नहीं है, ये भी चलता रहता है कि शरीयत वर्सेस यूसीसी को बात होती है, या शरीयत वर्सेस हिंदुस्तान के संविधान और कानून की बात होती है। क्या इन दोनों को साथ साथ लेकर नहीं चल सकते, या ये वर्सेस का मामला है? गंभीर सवाल कर रहा हूं। जी, इसलिए कि देखिए मैं 8 साल हिंदुस्तान से बाहर रहा जी, और वो मुल्कों में रहा हूं कि जहां पर इस्लामी कानून ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। इंग्लैंड में रहा मैं, अमेरिका में रहा, बड़ी तादाद में मुसलमान है, वो इस्लाम पे चल रहे हैं। जी, तो मैं नहीं समझता कि कोई, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बारे में मैं ये कहूंगा, देखिए कि ये मुसलमान को कोई खामखा इसमें डरने, इसलिए वो जरूरत नहीं है कि इसलिए कि भाई वो मुसलमान के लिए नहीं है। अगर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क में तो हिंदू भी उसमें बहुत बड़ी तादाद में आ जाएंगे घेरे में, क्रिश्चियंस भी हैं भाई, सभी आएंगे, भी है, सभी आएंगे। तो यानी मुसलमानों को टोपी पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और देखिए मेरी नरेंद्र मोदी साहब से 2013 में, मुझे अभी तक याद है, हम एक डेलीगेशन लेके गए थे, यानी 2014 गालिबन, वो 2 महीने बाकी थे इलेक्शन में, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स जी, उन्होंने मोदी साहब को यह सवाल पूछा इसका कि भाई आपका तो मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड आप लेके आएंगे। तो मोदी साहब ने कहा हाँ बिल्कुल है, लेकिन हम उसके जरिए कोई हिंदू कोड बिल थोपेंगे नहीं, एक, और दूसरा जितने स्टेक होल्डर्स हैं हम उनसे राय मशवरा लेंगे, हम कोई चीज थोपने वाले नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि हमको उनकी बात का, उस बात का वो करना चाहिए। और मुझे और एक और बात मैं कहूंगा आखिर में कि दुनिया में 33% मुसलमान एज माइनॉरिटी रहता है मुल्कों में, और मैं जाके देखा हूं उन मुल्कों में, मैंने अक्सर मुल्कों में जाना हुआ, वहां कहीं पर भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इस्लाम पे चलना और उस मुल्क के कानून पर चलना जी, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डरने की या कोई ज्यादा उसकी परेशान होने की जरूरत है। जी, आपने कहा कि 30-32 दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में आप गए हैं, वहाँ मुसलमान भी रह रहे हैं और दुनिया के दूसरे लोग भी रह रहे हैं, और वहाँ उन मुल्कों में उस देश का जो कानून है वो चलता है, ठीक है? तो फिर यहाँ पर वो क्या कंट्राडिक्शन है कि जरा सी बात पर परेशानी हो जाती है? क्यों लगता है बार बार कि ये जो कानून बनाया जा रहा है, सरेशवाला साहब के मित्र जो कानून बना रहे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ है? देखिए ये प्रीपोस्टरस है,
इसलिए कि अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ही नहीं आया है। जी भाई आने दीजिए ना, जी यानी कोई कानून बनाएंगे अगर ये, तो ड्राफ्ट तो आएगा ना सामने। जी तो मैं समझता हूं कि ये अभी उस पर टिप्पणी करना या अभी उसके खिलाफ या उसके वर्सेस बोलना ये बेमायने है। आ जाने दीजिए, जी। नहीं और लेकिन आएगा तो खुद को आएगा। जी, लेकिन भाई जैसे हिंदू कानून आया एक सीएए को लेकर, है ना, सीएए पर कानून बना, उसमें भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, जितना मुझे समझ में आता है कि उससे कोई मुश्किल हो रहा, लेकिन पूरे एक ऐसा माहौल बनाया गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। आप ऐसा समझते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ है सीएए? देखिए, ये जब आया तो मैं जो हाईएस्ट लेवल पे है वहां उनसे मैंने बात की, जी तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको इससे। जी तो मैंने कहा सीएए से पर से कोई प्रॉब्लम नहीं। जी यानी अगर आप भाई पाकिस्तान में जो परसिक्यूटेड हिंदू है या अफगानिस्तान में है या बांग्लादेश या में, बांग्लादेश में है, जो आसपास के मुल्कों का जो आपने जिक्र किया अफगानिस्तान से, अगर उसको इस मुल्क में आप इज्जत की जिंदगी देते हैं तो मैं उसके लिए सबसे आगे आऊंगा। और बिल्कुल कोई पाकिस्तान का परसिक्यूटेड मुसलमान यहाँ क्यों आएगा भाई? जी वो ईरान जाएगा, या अफगानिस्तान से वो तजाकिस्तान जाएगा, वो यहाँ क्यों आएगा? तो हम भी मानते हैं कि तो फिर कहा कि मसला क्या है आपको? जी तो मैंने कहा देखिए, आपके बहुत सारे लीडर यूं कहते थे फिक्र मत करो, वो एनआरसी आएगा। तो एनआरसी का जो डर, तो फिर उसके बाद मैंने कहा सर एक बार आप कहिए, जी एक बार आप कहिए, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप कहेंगे तो हम मानेंगे। जी तो उसके बाद अगर आपको याद हो, रामलीला मैदान पर प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि कोई मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जी उसके बाद इनके और लोगों ने कहा, जी फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने कहा। तो फिर मैंने कहा कि भाई इस मुल्क का अगर वजीर आजम बोलता है, होम मिनिस्टर कहता है, उनके और भी लोगों ने कहा कि भाई मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो हमें उनकी बात पर यकीन करना चाहिए। एतमाद करने की जरूरत है। जी तो इसलिए हमें सीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, इतने बस समय अगर का ये इतने समय देखिए धरना कि प्रदर्शन चलता रहा सीएए को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में ही, कोई मुस्लिम लीडर या कोई मुस्लिम इंटेलेक्ट है उसके लिए खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो उससे ऐसा लगता है ना कि कोई एक डर है या समझाइश की भी कोशिश नहीं हुई। देखिए, मैंने शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, जी जो लीडर किस्म के जो थे, और मुंबई में भी जो बैठे थे, जी तो उनको मैंने एक बात कही थी। जी तब भी मैं जाता था, मैं वहां नहीं गया एक भी बार उनके सामने, लेकिन पीछे से मैं उनको मिलता था। जी तो मैं उनको एक बात कहता था कि यार देखो, ये एजिटेशन ठीक है, आपका हक है, आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है एजिटेट करना, लेकिन ऐसा एजिटेशन कैसा हो कि जिसकी कोई इंतहाई ना हो। जी भाई एजिटेशन का एंड ये होता है कि आप जिनके खिलाफ करते हो उनके साथ बैठ के बात करो। जी भाई अपनी बात को रखो उनके सामने। तो ये बात तैयार हो गए थे ये लोग भी, और फिर उसके बाद ये जो सारा आपका कोविड वगैरह शुरू हो गया, तो मैंने उनको कहा था कि भाई हमने भी लड़ाई लड़ी थी। जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके सामने हम लड़े थे इंग्लैंड में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। जी लेकिन फिर हम बैठे उनके साथ, इसलिए कि भाई लड़ना एंडलेस नहीं होता ना। जी हर लड़ाई, हर एजुकेशन में बैठना, फाइनली तो बैठना होता है। जी उनके सामने। जी तो मैं अभी भी ये कहूंगा आपके माध्यम से कि ये जो लोग हैं जिनको भी जो भी प्रॉब्लम हो, भाई ये प्राइम मिनिस्टर हमारे भी हैं, जी या आपके भी इतने ही प्राइम मिनिस्टर हैं जितने किसी और के जी। हैं। आपकी गवर्नमेंट है, जी। आप अपनी बात रखिए उनके सामने, जो आपके खदशात हैं, जो आपके एप्रीहेंशन हैं, रखिए उनके सामने। वो भी भाई मुल्क चलाने आए, हुकूमत करने आए, जी। तो आप बात करिए उनसे, मिलिए। सर एक लाइन का जवाब, क्योंकि वक्त नहीं है, कि और आपने बहुत अच्छे से पूरी चर्चा की है कि क्या जफर सरेशवाला साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये यकीन दिलाएंगे कि ये सब बातों में मत पड़िए, और ये हिंदुस्तान जो आप बार बार कह रहे हैं कि उनका है, नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मोटे तौर पर मैं इसको मोटे तौर पर कहता हूँ, क्योंकि सब परेशानियां तो जिंदगी के साथ चलती हैं। बिल्कुल, देखिए मसले तो आते ही हैं। जी अमेरिका में भी बहुत बड़े मसले हैं, जी इंग्लैंड में भी बड़े मसले हैं, यानी कौन सा मुल्क है भाई कि जहां मसले नहीं है। जी दुबई में भी लोग मसले में हैं, और सऊदी अरब में भी हैं। जी तो होता रहेगा, चल लेकिन साथ आपको रहे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह कोई कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क हमारा भी इतना ही है जितना किसी और का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इंशाअल्लाह ऐसा ही रहे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में शामिल हुए। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको हम एक बार फिर बताते हैं आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या
राजनीति मजहब को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia24/7 पर। ट्वीट करके भी आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में बताएंगे कि क्या राजनीति मजहब को इस्तेमाल कर रही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद तारिक फतेह साहब से जुड़ेंगे हमारे साथ कनाडा से और बात करेंगे थोड़ी गम की। कहीं मत जाइएगा। ये देश है तेरा, ये देश है मेरा। मजहब के नाम पर किसने किससे मुंह फेरा। मेरा मुल्क सबका देश।